हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एग्जिस्टन। दोस्तों, इस फिल्म में केविन नाम का एक डॉक्टर है जो सालों से अपने परिवार को एक वेकेशन पर ले जाने का वादा कर रहा है और आज जाकर उसे टाइम मिला है, इसलिए वो अपनी वाइफ जूली और अपने बेटे एंडी को लेकर एक कैरेबियन जगह पर जाता है जहाँ पर काफी गरीब है और अधिकतर पैसे वहाँ के लोग ऐसे ही टूरिस्ट के जरिए कमाते हैं। जाने से पहले केविन का पड़ोसी उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि अच्छा किया तुम एंडी को लेकर जा रहे हो, वरना मुझसे आकर हर रोज तुम्हारी शिकायत करता रहता था। उसके डैडी उसे कहीं लेकर नहीं जाते, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जहाँ पर भी तुम जा रहे हो वहाँ पर टिप देने में कोई झिझक मत करना, क्योंकि वो देश सिर्फ टूरिस्ट से ही चलता है। केविन उनकी बातों को मान लेता है और फिर ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। सफर में एंडी को बहुत सारे आइलैंड दिखाई देते हैं। ऐसे जगह उसे काफी पसंद थी। उसने एक मूवी में भी देखा था कि एक ऐसे ही आइलैंड पर ट्रेजर मिलता है और इसलिए वो अपने डैड से किसी ट्रेजर आइलैंड पर ले जाने की बात करता है। तो केविन कहता है कि ठीक है, वो उसे दिल रखने के लिए ऐसा कहता है। कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने पहले से ही आलीशान होटल बुक किया था। वहां जाकर वो अच्छी टिप भी देते हैं, जिसकी वहां का स्टाफ उसे अच्छी केयर देते हैं, जिससे कि उसकी पड़ोसी ने कहा था वो सेम वैसे ही करता है। अगले दिन उसने जूली को लेकर एक सरप्राइज रखा था। वो उसे जेट स्काई करवाना चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ के लोगों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि सारी जेट स्काई पहले ही बुक हो चुकी है। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, इसलिए अब वो बुकिंग नहीं कर सकते। वो लोग उसे एक बोट लेने को कहते हैं, उसमें वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ केविन को उनकी बात सही लगती है, इसलिए वो जाकर एक पावरफुल बोट को फाइनल कर देता है और फिर तीनों ही ड्राइव करके उसे दूर तक ले आते हैं। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, खासकर एंडी को ये ट्रिप बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसे समुंदर और जहाज जैसी चीज में काफी दिलचस्पी थी। उसे लगता है कि अभी भी यहाँ पर पायरेट्स जैसे शिप्स आते हैं जिसके पास बहुत सारा गोल्ड होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सपना उसकी ट्रिप पे पूरा होने वाला है। अब जूली कहती है कि हमें अब किनारे पर जाना चाहिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और हम दूर भी आ गए हैं। तो केविन कहता है कि ठीक है, पर इसी बीच उससे दूर एक आइलैंड दिखा जाता है जहां पर वो एंडी को ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसको हमेशा ये ड्रीम था कि वो एक आइलैंड पर जाए। वो लोग उसके पास जाते हैं और वहां जाकर बोट को छोड़ करके खूब एंजॉय करते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान था, यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आते थे, क्योंकि ये किनारे से काफी दूर होता है। लेकिन यहाँ आना उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कुछ देर बाद ये लोग एंजॉय करने के बाद जब ये वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तो बोट स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पर केविन को समझ आ जाता है कि उसने एक मुसीबत को मोड़ ले लिया है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन बोट आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उधर एंडी को अब प्यास लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि यह अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज नहीं लाए थे, इसलिए वो उसे थोड़ा छाव में खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब केविन को गुस्सा आने लगता है। तभी जूली दूर से आते हुए एक बोट दिखती है जो कि टूरिस्ट की थी। ये लोग उन्हें पुकारते लगते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है, वो चला जाता है। अब वो लोग वहाँ पर ही रात गुजारते हैं, लेकिन जब अगले दिन सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एंडी कोई जवाब नहीं दे रहा है। पानी ना मिलने की वजह से वो डिहाइड्रेट हो गया और उसकी हार्ट बीट भी धीमी हो गई है। इसलिए केविन फैसला करता है कि वो उन्हें लेकर वापस जाएगा, लेकिन पेडल करके, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन असंभव नहीं। वो सबसे पहले कुछ पेड़ की पत्तियों से एक शॉट बनाता है, जिसके बाद वो उन लोगों को उसके नीचे लेटा देता है और फिर खुद पैदल करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बिना पानी के इतनी दूर पैदल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, जो कि कुछ ही देर बाद
उसे समझ आ जाती है वो पूरी तरह से थक चुका था। अब जूली भी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वो फिर से पैडल करता रहता है और एक समय के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक आइलैंड पर था। ये असल में दूसरा आइलैंड होता है, लेकिन ये भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक फिशर की बोट निकलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, पर अफसोस की कोई भी फायदा नहीं होता। वो चली जाती है और इसी दौरान वो फिर से बेहोश हो जाता है। कई घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक कैरिबियन फिशरमैन खड़ा हुआ है, जिसका नाम है रोनी। वो उसे फौरन पानी लाने को कहता है, तो वो अपने दोस्त से पानी मांग कर लाता है और फिर केविन उसे अपनी बीवी और बच्चे की नेक पर लगाता है, जिससे कि वो डिहाइड्रेट ना हो, उनका दिमाग ठंडा रहे। और फिर वो पानी उन्हें पिलाता है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आए थे, इसलिए रोनी उसे हॉस्पिटल ले जाने को बात करता है और केविन फौरन मान भी जाता है और फिर वो दोनों को ही दूसरे बोट पर ले जाने लगता है। लेकिन जब बारी जूली को उठाने की आती है तो रोनी कहता है कि उसके बदले में उसे रिवॉर्ड चाहिए। केविन कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। रोनी पूछता है कितना पैसा दोगे, तो केविन कहता है मैं तुम्हें $1000 दूंगा। इस ट्रिप में बस इतना ही पैसा लेकर आया था। लेकिन वो नहीं मानता है और वो वही उसे छोड़कर चला जाता है और कहता है कि उसे $1 बिलियन चाहिए। अब इसे सुनकर केविन हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें ये देने होंगे वरना तुम्हारी फैमिली यही मरेगी। अब केविन लाचार था, वो उसके सामने हाथ जोड़ता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसे बार बार वही पैसे की बात करता है, जिसे सुनकर केविन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उल्टा वो केविन को ही हमला कर देता है और बेहोश कर देता है और अपने दोस्त की बोट पर जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसकी किसी गुलाम की तरह रखा हुआ है। और जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछता है, तो रोनी बताता है कि उसे हमने गारंटी के तौर पर एक आइलैंड में रखा हुआ है, तो मेरे बताते हुए पैसे मेरी बैंक में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। केविन परेशान हो जाता है कि आखिर कैसे वो इतनी देर में इतने पैसे लेकर आएगा। इसी बीच उसके साइड से एक टूरिस्ट बोट गुजर रही थी, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि उसका परिवार अभी उसके साथ नहीं है। अब वो लोग किनारे पर आते हैं। यहाँ केविन अपने जान पहचान की सभी लोगों से मदद की गुहार करता है कि उसे अभी कैसे भी करके ये पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और यही दुनिया का वसूल है। आखिर में बैंक जाकर अपनी जिंदगी भर की कमाई रोनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जो कि करीबन $90,000 होते हैं। इतने पैसे देखकर रोनी सोचता है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं उन्हें ले लेना चाहिए, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर में वो उसकी वॉच वगैरह भी ले लेता है और फिर अपने दोस्तों से बात करता है और उसे लेकर एक आइलैंड पर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी सेलिंग बोट खड़ी थी। केविन को एक बोट पर ले जाता है और उसे उस केबिन में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम हमारा पीछा करो, हम दूसरी बोट से आ रहे हैं। कुछ देर बाद रोनी उसकी बोट पर आता है और फिर उसे छेद करना शुरू कर देता है। वो किसी भी लफड़े में फंसना नहीं चाहता था। उधर केविन को पता चल गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो उसे बहुत गालियां देता है और गेट खोलने को बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। शायद उसने जूली और एंडी को भी किसी को बेच दिया है या फिर उन्हें मार दिया है, तभी वो ऐसा कर रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे गवर्नमेंट के लफड़े में नहीं पड़ना, इसलिए वो सारे सबूत को मिटा रहा है।
छेद होने के वजह से बोट डूबना शुरू हो जाता है और साथ में केविन भी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से डूब जाता है। केविन अंदर केबिन में फंसा रहता है। वो बहुत कोशिश करता है कैसे भी करके गेट को खोल दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब यहाँ से वो कुछ देर के लिए एयर शाफ्ट में जाता है और फिर लंबी सांस लेकर उस बाकी की विंडो को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। लेकिन अभी भी काम अधूरा है क्योंकि वो ज्यादा देर तक स्विम नहीं कर पाएगा। अगर कोई शार्क आ गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कई घंटे बीत जाते हैं और जब उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है तो वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है। लेकिन तभी एक टूरिस्ट बोट आती है और उसे बचा लेती है। अब वो तो बच गया था, लेकिन उसका परिवार जिंदा है या मर गए उसके बारे में कोई खबर नहीं था। अब किनारे पर आने पर उसे कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है। केबिन से बात करती है, उसके परिवार के बारे में सारी डिटेल्स ले लेती है कि आखिरी बार उसने उसे कहाँ देखा था, उन्होंने क्या पहना था, वो सब कुछ बताता है। और इसके बाद वो एक मैप निकालते हैं जो यहाँ के आसपास के सारे आइलैंड को कवर करता है। उसमें वो देखकर बताता है कि उन्हें तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए। अब केविन इतना इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे का हालत कैसी है। अगर उन्हें खाना पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। इसलिए वो डिटेक्टिव हैगन से बात करता है जो यूएस एजेंसी में काम करते हैं, उन्हें पुलिस वालों के साथ। लेकिन वो उसे बताता है कि तुम्हें अगर कुछ भी अकेले करने की कोशिश करी तो सारा शक तुम पर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को यही लगता है कि तुम जानबूझकर इतने दूर अपने परिवार को लेकर आए ताकि उन्हें मर जाने के बाद उनकी इंश्योरेंस की पैसे ले सको। अब ये बात सुनकर केविन तो हैरान हो जाता है कि यहाँ के लोग ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। क्या उसने ये कभी भी नहीं सोचा था, पर अब उसे कुछ तो करना होगा, वो भी जल्दी ही। वो सबसे पहले तो अपने होटल जाता है जो कि दूसरा था। वो पहले वाला होटल उसकी दूसरी जगह पर था जहां उसका सारा सामान रखा हुआ था। केविन सबसे पहले इंटरनेट पर यहाँ पर रहने वाले इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं और रात में क्या करते हैं। वो वहाँ के एरिया के आसपास सभी आइलैंड के मैप को प्रिंट करता है और फिर वहाँ के एक होटल स्टाफ सेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। फिर उसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे खुद अपने परिवार को अब ढूंढना पड़ेगा। उसके बीच में हैगन आ रहा था जिससे सिक्योरिटी इस होटल के चारों ओर को घेर रखी थी और केबिन पर नजर रखी थी कि कहीं वो बाहर ना चला जाए। लेकिन केबिन जैसे तैसे करके टैक्सी में बैठ जाता है और सबसे पहले फिश मार्केट जाता है। लेकिन तभी रात हो गई है और इसलिए सभी दुकान बंद हो गई है। तभी उसे वहां पर एक आदमी मिलता है जिसे वो रोनी के बारे में पूछता है। वो उसका हुलिया भी बताता है पर वो आदमी कुछ बता नहीं पाता। लेकिन हाँ, वो इतना जरूर बताता है कि अभी सारे फिशर्स बार में होंगे, तुम वहां जाकर पता करो। केबिन निकल जाता है बार के लिए। वहां जाकर उसे रोनी दिख जाता है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो कोई और था। वो निराश होकर वापस आता है, शायद अब उसका परिवार नहीं मिलने वाला। इसलिए वो उसे बैग में आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस ड्राइवर के हाथ पर पड़ती है। सेम ऐसा ही निशान उसके रोनी के हाथ में भी देखा था। जब वो उसके बारे में पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि वो खास फिश के काटने से होता है और इसका इलाज यहाँ की एक ही हॉस्पिटल में है।